जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 इंटरव्यू शेड्यूल को लेकर जैसा समाचार पत्र में न्यूज आई है, जिसे आप देख लीजिए। ये न्यूज आई है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार कार्यक्रम की उठाई मांग। ये हमने सुबह 6 बजे ही ट्वीट किया है आज। तो अगर सभी छात्र जो इंटरव्यूअर हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, इसी प्रकार सक्रिय हो जाएं जैसे हम हैं, तो मंगलवार को जो बैठक होगी आयोग में, उसमें साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया जाए। लेकिन आप लोग सामने नहीं आते हो। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कुछ सफल छात्रों ने आयोग जाकर साक्षात्कार कार्यक्रम जारी करने की मांग उठाई है। ये बहुत अच्छी बात है और ये न्यूज़पेपर में भी आया है। अब जब 23 दिसंबर को फेल छात्र आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि अध्यक्ष जी उनसे मिलते हैं। हमें नहीं लगता अध्यक्ष जी को उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे पूर्व अध्यक्ष थे और छात्र जाते थे, फोटो खिंचवा लेते थे जाके, अध्यक्ष पद की एक गरिमा होती है। और अगर छात्र सीधे अध्यक्ष जी से जाकर मिलकर आ जाएंगे तो वो गरिमा कहीं ना कहीं कम होती है और उससे गलत मैसेज भी जाता है। आयोग में ज्ञापन लेने के लिए सचिव महोदय मौजूद हैं और कोई भी ज्ञापन सचिव महोदय को ही दिया जाना चाहिए। तो पूर्व में जो परंपरा थी कि अध्यक्ष जी के सामने बैठकर फोटो खिंचवाकर पोस्ट करना, वो हमें उचित नहीं लगती। तो अब जबकि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से अध्यक्ष जी का मिलना इसलिए नहीं हुआ कि वो आयोग में नहीं थे, तो 23 दिसंबर को जो आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन करने वाले फेल छात्र हैं, उनके विषय में देखिएगा क्या उस समय अध्यक्ष जी उनसे मिलते हैं या नहीं मिलते। और अगर मिलते हैं तो 23 दिसंबर को सफल छात्रों को भी वहां पर उपस्थित रहना चाहिए अपना ज्ञापन लेकर, कि जल्दी साक्षात्कार जो कार्यक्रम है उसको जारी किया जाए। और साक्षात्कार कार्यक्रम जारी करने के समर्थन में बहुत प्रबल प्रमाण हैं। यहाँ अध्यक्ष जी के ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट किए गए हैं, उसमें छात्रों ने, फेल छात्रों ने केवल उन चीजों को लिखा है जो उनके समर्थन में है। उन्होंने इस वाली न्यूज को, इस वाले पोस्टर को नहीं लगाया ये कि शासन की निगरानी में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, ये वाली चीज को वो स्किप कर रहे हैं। तो जो सफल छात्र हैं, अगर अध्यक्ष जी के पास जाते हैं, मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो इसका प्रिंट आउट निकाल लें कि शासन की निगरानी में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इसका प्रिंट आउट निकाल कर उनको थमा दें और ये बता दें, अवगत करा दें कि शासन अपने स्तर पर पहले ही परीक्षा का परीक्षण करा चुका है। तो आयोग द्वारा गठित जांच समिति शासन द्वारा गठित जांच समिति से ऊपर नहीं हो सकती है। जब शासन पहले ही एक जांच समिति गठित कराकर परीक्षा प्रक्रिया का जो शुचितापूर्ण संपन्न हुई है उसका परीक्षण करा चुका है, तो आयोग अपने स्तर पर कैसे सुपरसीड कर सकता है उस जांच समिति को। अब आयोग की जांच समिति ऊपर है या शासन द्वारा गठित जांच समिति ऊपर है? तो सीधी सी बात है, शासन द्वारा गठित जांच समिति ऊपर है। तो जब शासन पहले ही उस कार्य को कर चुका है, एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमने अभी ट्वीट की है, इसको आप पढ़ लीजिए ऊपर। पहले तो हमने यही लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष जी से निवेदन है कि विज्ञापन संख्या 51 का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी करने की कृपा करें, क्योंकि पहले ही 3.5 वर्ष का विलंब हो चुका है। फिर जो डिटेल है वो लिख दी गई है और फिर ये लिख दिया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 का संपूर्ण मूल्यांकन कार्य शासन द्वारा गठित विशेष निगरानी समिति की देखरेख में संपन्न हुआ है। विगत परीक्षाओं की भांति छात्रों द्वारा भ्रष्टाचार करने के लिए ओएमआर शीट में कॉलम खाली छोड़ दिए गए थे, जिससे उन्हें बाद में भरा जा सके, किंतु निगरानी समिति के गठन के चलते उनके मंसूबे फेल हो गए। अब यही फेल छात्र आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन करके परीक्षा को रद्द करना चाहते हैं। हर एक परीक्षा में छात्र फेल होते हैं और फेल होने वाले छात्रों की संख्या बहुत बड़ी होती है। ये बोल्ड में देखिए, अगर शासन द्वारा गठित विशेष निगरानी समिति को जांच में भ्रष्टाचार का कोई पुष्ट साक्ष्य मिला होता तो ओएमआर शीट के मूल्यांकन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
तो जो भी छात्र अध्यक्ष जी से मिले वो ये बताएं कि शासन द्वारा निगरानी समिति का गठन किया गया था, और अगर जांच में कुछ ऐसा पाया जाता तो ओएमआर शीट के मूल्यांकन की क्या आवश्यकता थी, रिजल्ट जारी करने की क्या आवश्यकता थी, पहली चीज। और दूसरी चीज, प्रदेश में अध्यक्ष बदले हैं, सरकार नहीं बदली है। ये भी हमने आगे लिख दिया है कि प्रदेश में सरकार नहीं बदली है, जिससे अध्यक्ष जी ये कह सकें कि पूर्व सरकार ने भ्रष्टाचार किया था और वो परीक्षा का परीक्षण कराएंगे। एक ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक ही मुख्यमंत्री द्वारा दोनों अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, तो दूसरे अध्यक्ष जी पहले अध्यक्ष जी के कार्यों का मूल्यांकन किस आधार पर कर सकते हैं? क्या अध्यक्ष जी को इसकी शक्ति है? और अध्यक्ष जी अपने स्तर पर जांच कराकर उसकी रिपोर्ट किसको भेजेंगे? शासन को, और शासन उस काम को पहले ही कर चुका है। तो ये अनावश्यक विलंब किया जा रहा है साक्षात्कार कार्यक्रम जारी करने में। तो अगर एक पॉइंट भी हो परीक्षा को लेकर, परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर, छात्र और सारी चीजें तो लिख देते हैं, लेकिन इस वाली चीज को छोड़ देते हैं कि निगरानी समिति ने जांच कर चुकी है। और निगरानी समिति आयोग की निगरानी समिति नहीं है। जब आप निगरानी समिति की बात कहते हैं तो इस बात को अवश्य कहिए कि आयोग का कोई व्यक्ति इस निगरानी समिति में नहीं रखा गया था। सारे लोग पुलिस प्रशासन के थे, एडीएम सिटी, एडिशनल एसपी, उच्च शिक्षा के सहायक निदेशक, कोई आयोग का व्यक्ति था ही नहीं इस निगरानी समिति में। तो अब आयोग अपने स्तर पर कैसे जांच करा सकता है? आयोग को अधिकार ही नहीं है। जब आप आयोग जाते हैं, कुछ बात कहते हैं, तो आपके ज्ञापन को शासन को भेज देते हैं कि शासन जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। और जब शासन निगरानी समिति के माध्यम से परीक्षा का परीक्षण करा चुका है, तो आप कह रहे हो परीक्षण कराएंगे। आपकी बात समझ में आ रही है? अगर आप आयोग में जाकर कोई ज्ञापन देते हैं तो आयोग उसे शासन को भेजता है, और शासन पहले ही निगरानी समिति के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की प्रक्रिया का मूल्यांकन करा चुका है। तो ये अनावश्यक विलंब हो रहा है साक्षात्कार में, और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हमने लिख दिया है कि प्रदेश में सरकार नहीं बदली है, और उन्हीं मुख्यमंत्री जी ने पूर्व अध्यक्ष की नियुक्ति की थी, और वर्तमान अध्यक्ष भी उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। आयोग की जांच समिति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित जांच समिति से उच्च नहीं हो सकती है, और जब शासन विशेष निगरानी समिति के माध्यम से पूरी परीक्षा प्रक्रिया का परीक्षण करा चुका है, तो साक्षात्कार में अनावश्यक विलंब चिंताजनक है। अतः माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 का साक्षात्कार कार्यक्रम अतिशीघ्र जारी करने की कृपा करें। ये हमने ये जो आज न्यूज आई है इसको टैग कर दिया है अध्यक्ष जी को कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार कार्यक्रम की उठाई मांग। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आयोग गए और ज्ञापन देकर आए। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने जल्द साक्षात्कार कराए जाने की मांग अध्यक्ष से की है। शनिवार को आयोग पहुंचे, आपको मंगलवार को जाना चाहिए था। मंगलवार को आयोग में बैठक है। अब आप एक बार मंगलवार को चले जाइए। आप सभी का धन्यवाद जो आपने इतना बड़ा प्रयास किया। शनिवार को आयोग पहुंचे अभ्यर्थियों ने सचिव को मांग पत्र दिया। कहा सफल होने के बावजूद साक्षात्कार नहीं कराया जा रहा है। 3 वर्ष से अधिक समय से अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 45-50 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। अगर ये भर्ती 3 साल पहले हो गई होती तो 45-50 लाख सैलरी मिल चुकी होती। विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे। फिर आगे बताया गया है कि 33 विषयों में 910 पदों के लिए 16-17 अप्रैल को लिखित परीक्षा कराई गई। परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगे तो शासन ने भर्ती पूरी करने में आयोग का सहयोग करने के नाम पर, देख लीजिए न्यूज़पेपर वाले को ऐसा लग रहा है कोई इसके घर वाला फेल हो गया है। भर्ती पूरी करने के नाम पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया। अरे शासन ने ही तो अध्यक्ष की नियुक्ति की है, शासन ने तो सदस्यों की नियुक्ति की है, शासन ने तो पूरे आयोग की स्थापना की है। तो शासन द्वारा गठित समिति से ऊपर कौन सी समिति हो सकती है? कमेटी की निगरानी में ओएमआर शीट का मूल्यांकन कार्य कराकर 4 सितंबर को परिणाम जारी किया गया। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 2 चरणों में 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक और 28 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक कराया जाना प्रस्तावित किया गया, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद से लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी साक्षात्कार कराए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
आयोग में नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रशांत कुमार के कार्यभार संभाल लेने के बाद अभ्यर्थी ज्ञान प्रकाश मिश्रा, सुशील यादव, प्रशांत सहित कई महिला व पुरुष अभ्यर्थी उनसे मिलने कार्यालय पहुंचे। उनके न मिलने पर सचिव से मिलकर मांग पत्र दिया और जल्द साक्षात्कार संपन्न कराकर नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने की मांग की। तो पहले तो आप सभी का धन्यवाद। दूसरी बात, अध्यक्ष जी उस समय आयोग में नहीं थे या आपसे मिले नहीं। अगर अध्यक्ष जी उस समय आयोग में थे और नहीं मिले तो देखने वाली बात होगी कि 23 दिसंबर को फेल छात्रों से अध्यक्ष जी मिलते हैं या नहीं। और अगर आयोग में अध्यक्ष जी नहीं थे तो अध्यक्ष जी के आने पर आपको एक बार पुनः उनसे मिलकर अपना ज्ञापन दे देना चाहिए। हालांकि सचिव महोदय को दिया गया ज्ञापन भी उन तक पहुंचेगा, सीधी सी बात है। जैसे आयोग को दिया गया कोई भी कागज शासन को जाता है। अभी यहाँ एक नई विचारधारा चल रही है कि जब शासन परीक्षण करा चुका है निगरानी समिति के माध्यम से और अगर उसमें कुछ त्रुटि पाई जाती तो ओएमआर शीट के मूल्यांकन की आवश्यकता ही नहीं थी। तो कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, अनावश्यक विलंब कर रहे हैं साक्षात्कार कार्यक्रम में, युवाओं का नहीं सोच रहे हैं कि बेचारे बेरोजगार घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन अपना सर्व कल्याण चाहिए लोगों को। लोग जरा भी परोपकार की भावना से चीजों को नहीं देखते कि अब इतना देर हो चुका है तो फटाफट इंटरव्यू लेकर भर्ती पूरी कर दी जाए, नया विज्ञापन दे दिया जाए। फेल छात्रों को लगता है यही अंतिम विज्ञापन है, इसके बाद कोई विज्ञापन ही नहीं आएगा। तो चलिए, इन सभी का फिर से धन्यवाद जो आयोग गए, ज्ञापन देकर आए। और हमारा ये कहना है कि 23 दिसंबर को थोड़ा नजर रखिए और संभव हो तो फिर अध्यक्ष जी से अगर हो सके तो, जैसे अगर फेल छात्र अध्यक्ष जी से अगर उस समय मिल लेते हैं तो उसी समय आप भी मिल लीजिए और स्पष्ट कर दीजिए कि इसमें कोई भूमिका या कोई कार्य रह नहीं गया है करने के लिए कि परीक्षण कराएंगे। जब शासन परीक्षण करा चुका है तो आप उससे ऊपर परीक्षण कैसे कराओगे? या तो आप एक जांच कमेटी बनाओगे और उस जांच कमेटी की अनुमति भी तो शासन ही देगा। जांच समिति या तो सीबीआई जांच करे, तो फिर अगर जांच होती है तो ये निगरानी समिति जेल जाएगी, आयोग की पूर्व अध्यक्ष भ्रष्टाचार में जेल जाएंगी। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो बलात्कारी कौन है फिर? एक छोटा सा कर्मचारी आयोग का क्या सारे विषयों के पेपर बेच देगा? तो अगर एक छोटा सा कर्मचारी सारे विषयों के पेपर बेच सकता है तो आयोग में अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक महोदय ये सब क्या कर रहे थे? और फिर निगरानी समिति ने जांच में क्या पाया? क्या निगरानी समिति भी भ्रष्टाचारियों से मिल गई? अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो निगरानी समिति भी तो कहती हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, परीक्षा रद्द करनी चाहिए। निगरानी समिति के अनुमोदन के पश्चात रिजल्ट जारी हो गया, परीक्षा हुए 8 महीना बीत गया, अब उसके बाद परीक्षण की मांग, ये विलंब किया जा रहा है इंटरव्यू में और कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आयोग के पास ऐसी कोई जांच संस्था नहीं है, कोई जांच समिति नहीं है जो जांच करेगी। जांच शासन करवाता है, जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय करते हैं, जांच सीबीआई करती है। आयोग कोई जांच संस्था थोड़े ही है जो आयोग जांच करेगा, शासन पहले ही जांच कर चुका है। तो चलिए, ये हमने ट्वीट कर दिया है अध्यक्ष जी को, सुबह ही देख लीजिए, अध्यक्ष जी को मैं ट्वीट कर दिया है। तो आप लोग भी आ जाइए इस ट्वीट पर, समर्थन करिए, ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए इस ट्वीट को और अध्यक्ष जी तक अपनी बात पहुंचाइए कि ऐतिहासिक साक्षात्कार कार्यक्रम मंगलवार को जो बैठक होनी है आयोग में, उसमें साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया जाए क्योंकि फिर एक सप्ताह के लिए आयोग में शीतकालीन अवकाश हो जाएगा। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोग में शीतकालीन अवकाश रहेगा। हमारा तो ये विचार है कि जो पुलिस होती है वो कभी अवकाश पर नहीं जाती और अध्यक्ष जी चूंकि पुलिस विभाग में रहे हैं, हम भी पुलिस विभाग से हैं और पुलिस विभाग एक परिवार के जैसा होता है, तो हमारा अध्यक्ष जी से निवेदन है कि शीतकालीन अवकाश को स्थगित कर दीजिए। आयोग पहले से ही अवकाश में चल रहा है तो शीतकालीन अवकाश की क्या आवश्यकता रह जाती है? साक्षात्कार कराकर नया विज्ञापन जारी कर दिया जाए जिससे छात्रों में नई ऊर्जा, नया उत्साह संचार हो। बस हमारा यही निवेदन है अध्यक्ष जी से कि साक्षात्कार कार्यक्रम यथाशीघ्र पूरा करा के नया विज्ञापन जारी कर दिया जाए जिससे फेल छात्रों को भी कुछ करने को अवसर मिले। और इसमें कुछ नहीं करने को है क्योंकि शासन स्वयं
सब कुछ कर चुका है। तो एक तो हमने ये ट्वीट किया है, उसके अलावा एक ये ट्वीट किया है हमने कल, कृपया कोई समझाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के संबंध में जब शासन द्वारा पहले ही विशेष निगरानी समिति का गठन कर दिया गया था और निगरानी समिति की देखरेख में ही विज्ञापन संख्या 51 का संपूर्ण मूल्यांकन कार्य संपन्न हुआ है, तब नए अध्यक्ष जी किस आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा परिणाम का परीक्षण करा रहे हैं? क्या यह कार्य किसी उच्चतर जांच संस्था द्वारा किया जाएगा? क्या यह जांच समिति शासन द्वारा पूर्व में गठित की गई जांच समिति से उच्च होगी? पुनर्परीक्षण की रिपोर्ट किसे प्रेषित की जाएगी? क्या योगी जी की ओर से ऐसा आदेश हुआ है कि परीक्षा का परीक्षण कराइए? योगी जी ने क्या आदेश दिया है? पुनर्परीक्षण की रिपोर्ट किसे प्रेषित की जाएगी? परीक्षण तो करा लिया, तो रिपोर्ट किसको भेजेंगे? तो शासन ये नहीं कहेगा हम तो पहले परीक्षण करा चुके हैं। विज्ञापन संख्या 51 की साक्षात्कार तिथि देने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, जबकि पहले ही 3.5 वर्ष बीत चुके हैं। क्या परीक्षा में सफल होना कोई अपराध है? अगर नहीं तो परीक्षा का परीक्षण किस आधार पर किया जा रहा है, जबकि विज्ञापन संख्या 51 का संपूर्ण मूल्यांकन कार्य शासन द्वारा गठित विशेष निगरानी समिति की देखरेख में ही संपन्न हुआ है? ये देख लीजिए, हमने अध्यक्ष जी को टैग कर दिया है। इसमें एक 3 लाइक एक रिपोस्ट है। ये कोई छात्र हैं, अध्यक्ष जी को स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं 4 और लिख रहे हैं कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है। तो हमने इनको लिखा है कि सर जी को ये स्क्रीनशॉट नहीं दिखाओगे जो संपूर्ण मूल्यांकन का निगरानी समिति की देखरेख में संपन्न हुआ है? इस वाले स्क्रीनशॉट को स्किप कर देते हैं ये फेल छात्र, इसको नहीं दिखाएंगे। वो 4-5 स्क्रीनशॉट लेके घूम रहे हैं जो न्यूज़पेपर में निकले हुए हैं। अरे कोई कर्मचारी पकड़ा गया, उस पर क्या पाया गया क्या नहीं पाया गया, ये पुलिस देखेगी या तुम देखोगे? पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दे दी, अगर आपको उस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है तो कोर्ट जाओ, आयोग के बाहर क्यों ऊधम कर रहे हो? सीधी सी बात है, अगर जांच निगरानी समिति की जांच पर आपत्ति है तो कोर्ट जाओगे या सड़क पर आंदोलन करोगे? इस वाली चीज को स्किप कर जाएंगे। और फिर इन्होंने कुछ लिखा है तो हमने इनको फिर लिख दिया है कि ये न्यूज कैसे छोड़ दी कि पूरा मूल्यांकन का निगरानी समिति की देखरेख में संपन्न हुआ है। तो यही चीज है, तो आप सभी लोग सक्रिय हो जाइए, सक्रिय रहिए। और यहाँ आपके जो वो नोटिफिकेशन है उनको भी देख लेते हैं। चैतन्य, दीपाली यादव, देखो इन्होंने रिट्वीट किया है, इसी प्रकार रिट्वीट किया करो। ऐसे रिट्वीट किया जाता है, जब ऐसे रिट्वीट करोगे, इन्होंने देखो काफी कितना रिट्वीट किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए कब से रिट्वीट कर रही है, 16 अक्टूबर। और आप लोगों को शर्म भी नहीं आती कि आप आके रिट्वीट कर सको। तो ऐसे करिए रिट्वीट आकर। चलिए आपके कमेंट देख लेते हैं, पिछले वीडियो पर आपने क्या कमेंट किए हैं। पहला कमेंट, सौम्या सर योर एनर्जी लेवल इज वेरी हाई, देयर इज ए लॉट ऑफ एंथुजियाज्म इन योर वॉइस। धन्यवाद जी। फिर आगे बेहतरीन एफर्ट्स डाल रहे हैं आप, थैंक यू, धन्यवाद जी सर जी, धन्यवाद जी सर। जी सर आप ठीक बोले हैं, जय गुरुदेव। सर आपने एक्स अकाउंट का लिंक प्रोवाइड कराइए ताकि रिट्वीट किया जा सके। दिखाया तो है, डॉक्टर सुनील पीएचडी, सर्च में जाइए, डॉक्टर सुनील पीएचडी को सर्च कर लीजिए और अभी फिर से दिखा देंगे आपको। जय श्री कृष्ण। और इन्होंने क्या लिखा है, नमस्ते सर, कल लगभग 30 लोग आयोग पर इंटरव्यू देने वाले पहुंचे थे
आयोग से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और ज्ञापन सौंप कर आए हैं। उनका आयोग के सामने का एक फोटो भी है। यहाँ फोटो भेजने का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं भेज देता। अरे तो ट्विटर पर भेज दीजिए ना, ट्विटर पर मैसेज बॉक्स में। सर कुछ नहीं होगा, लोगों को कुछ भी कहने दीजिए, अब सिर्फ इंटरव्यू होगा। अरे तो ऐसे सोचकर बैठ थोड़ी जाओगे कि कुछ नहीं होगा। जब आप उदासीन हो जाओगे तो दूसरे लोग मौके का फायदा उठा ले जाएंगे कि कुछ नहीं होगा। हमें नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण जी को भी पता था कि कुरुक्षेत्र होगा, फिर भी शांति दूत बनकर गए थे। प्रयास तो करना चाहिए, सोचकर तो नहीं बैठ सकते हो। ये तो अकर्मण्यता की निशानी हो जाएगी कि कुछ कर ही नहीं रहे हो। जय श्री कृष्ण। चलिए आपके सारे कमेंट पढ़ लिए हमने और आपको ट्विटर आईडी दिखा देते हैं। ये हमारी ट्विटर आईडी है डॉक्टर सुनील PhD, और इसमें आप हमको मैसेज कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स ओपन है, और उसके बाद भी अगर मैसेज करना है तो हमें फेसबुक डॉक्टर सुनील हिंदी में टाइप करेंगे तो हमारा फेसबुक अकाउंट खुल जाएगा, वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, कहीं भी मैसेज कर सकते हो। और ये हमारे पिताजी हैं, पुलिस इंस्पेक्टर रहे हैं, और इनके बारे में हम काफ़ी कुछ बता चुके हैं। और इन्होंने जो पुलिस की नौकरी की है वो वाली नौकरी नहीं की जो आजकल नौकरी चल रही है, नेताओं की चाटुकारिता। हमारे पिताजी नेताओं को अलग कर देते थे एकदम। एक बार जब CBCID में थे तो एक बहुत बड़े नेता का फोन आया था। बहुत बड़े नेता कौन? उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जी का फोन आया था पिताजी के पास CBCID ऑफिस में, फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए। पिताजी ने कहा कि अभी तो उसको नंबर पर आने दीजिए, तब देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा मेरा कुछ सम्मान नहीं है। पिताजी ने कहा आपका पूरा सम्मान है, लेकिन काम जो होगा वो नियम से होगा। झट से उन्होंने फोन काट दिया नेताजी ने। तो हमारे पिताजी चाटुकारिता नहीं करते थे, और जैसे उन्होंने नौकरी की, पिताजी के साथ के जो अधिकारी गण हैं वो आज कोई ADG कोई DG पुलिस में है, और पिताजी को गुरुजी कहते थे, क्योंकि उन्होंने पिताजी से बहुत कुछ सीखा। तो ये उस समय की बात है, 64 में पिताजी हमारे पुलिस सेवा में आए थे, और वर्तमान अध्यक्ष जी 1990 में पुलिस सेवा में आए हैं। तो अगर पुलिस विभाग एक परिवार है तो ये परिवार हमारा बहुत पुराना है। तो यही कहना है कि जो व्यक्ति अपने परिवार से संस्कार पाता है वो उसके भीतर दिखाई पड़ते हैं, उसकी बातों में, उसके विचारों में। संस्कार बहुत जरूरी है। तो हमारे पिताजी ने जिस समय नौकरी की उस समय डकैतों का बोलबाला था, और फर्जी एनकाउंटर आज की तरह नहीं होते थे, मुठभेड़ होती थी डकैतों से। जो आपने फिल्मों में देखा होगा, डकैतों से मुठभेड़ होती थी, घोड़े चलते थे, उन पर डकैत चलते थे, डकैती पड़ती थी और पुलिस पहुंचती थी। न कोई मोबाइल थे, न कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग थी, कुछ नहीं था, और पुलिस वाले अपने दम पर डकैतों का सामना करते थे। आजकल तो पुलिसकर्मी रील बना रहे हैं, बस चाटुकारिता कर रहे हैं, और ये इनके कारण फील्ड में जॉब रहनी चाहिए, चाहे उनको कुछ भी करना पड़ जाए। एक बार बरेली में हमारे पिताजी से DIG ने कहा था कि आप कोऑपरेट नहीं करते हैं। जब हमारे पिताजी दातागंज के कोतवाल थे बदायूं में, तो DIG ने कहा था आप कोऑपरेट नहीं करते हैं। पिताजी ने कहा क्या कोऑपरेट करेंगे, CID से ट्रांसफर होकर आए हैं CID में, फिर चले जाएंगे CBCID में, क्योंकि पिताजी ने 4-5 साल CBCID में रहे थे, पहले हैडल में रहे। तो पुलिस में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो पिता हर कोई CID से बचना चाहता है, हर कोई चाहता है कि फील्ड में मिल जाए, सिविल पुलिस मिल जाए, उसके लिए चाटुकारिता करते हैं सिविल पोस्ट पाने के लिए, सिविल वाली नौकरी, थाना अध्यक्ष बनने के लिए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि CBCID से आए हैं वहीं चले जाएंगे। तो गलत काम क्यों करना भाई, गलत काम की जिम्मेदारी तो व्यक्ति के ऊपर पड़ेगी, उसको ढोने कौन आएगा। तो गलत कार्य जो होते हैं, इसलिए हमने कहा अपने क्रियामाण कर्म सही रखिए, और जब आप ये कर्म सही रखेंगे तभी आप एक सही जीवन बिता सकते हैं। चाटुकारिता का जीवन, घूसखोरी का जीवन, एनकाउंटर करने का जीवन, ये गलत होते हैं सब। व्यक्ति अंततः स्वयं के प्रति जिम्मेदार होता है। चलिए फिर अब यही कहना है कि मंगलवार को देख लीजिए, आयोग में बैठक होनी है। अगर संभव हो कुछ लोग चले जाइए और देख लीजिए। अगर वो लोग अध्यक्ष जी से मिलते हैं तो आप भी अध्यक्ष जी से मिलकर बता दीजिए, हालांकि उनको पता तो है ही अध्यक्ष जी को।
इतना कहिए कि क्यों विलंब कर रहे हो। अध्यक्ष जी की भी अपनी सीमाएं हैं, अध्यक्ष जी की भी अपनी सीमाएं हैं। अध्यक्ष जी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिसमें सरकार की नाक कट जाए, और परीक्षा को रद्द करना सरकार की नाक कटाना है। और नाक ऐसी कटेगी कि निगरानी समिति के गठन के बाद कोई निर्णय होगा क्या? और आयोग द्वारा गठित निगरानी समिति शासन द्वारा गठित निगरानी समिति से ऊपर हो जाएगी क्या? तो ये सब बेकार की बातें हैं। अध्यक्ष जी को साक्षात्कार हेतु सफल छात्रों की पीड़ा को समझना चाहिए, और कितना इंतजार करवाएंगे, एक सीमा होती है। चलिए फिर, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।